नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं, गति यानी मोशन। जी। हमारे पास इसके लिए डायनामिक्स ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन से कुछ जानकारी है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल, गति हमारे चारों ओर है, हर वक्त। सही कहा। तो हमारा मकसद है कि इस स्रोत सामग्री से हम गति की मुख्य बातें समझें, जैसे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल, वेग, त्वरण, ये सब चीजें। हम सब चीजों को हिलते हुए देखते तो हैं, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि विज्ञान इसे कैसे नापता है, कैसे परिभाषित करता है? यही समझने की कोशिश करेंगे आज। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं, इसकी बारीकियों में उतरते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, गति आखिर ये है क्या? स्रोत कहते हैं कि ये बस किसी वस्तु की स्थिति में, मतलब पोजीशन में, समय के साथ बदलाव है। हाँ, पर इसमें एक बहुत जरूरी बात है, ये बदलाव हमेशा सापेक्ष होता है, मतलब रिलेटिव। सापेक्ष, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गति को समझने के लिए हमें हमेशा एक संदर्भ बिंदु चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट, जी, जिसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि स्थिति बदली है या नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, जी, आपके सामने वाला यात्री आपके लिए तो स्थिर है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसके लिए आप दोनों ही गति में हैं। अच्छा, तो संदर्भ बिंदु बदलने से गति की परिभाषा ही बदल गई। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं स्थिति बदली है तो सवाल उठता है, कितनी बदली और कैसे बदली? जी, यहीं पर दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये दूरी और विस्थापन, इसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूरी मतलब कुल रास्ता है ना? जी, दूरी वो पूरा पथ है जो वस्तु ने तय किया, चाहे वो घूम कर गई हो या सीधी। और विस्थापन थोड़ा अलग है जी। वो शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है। और इसमें दिशा भी मायने रखती है। दिशा, अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में एक उदाहरण था, मान लीजिए कोई बिंदु ए से बी तक 50 मीटर सीधा पूरब की ओर जाता है। तो इस केस में दूरी कितनी हुई? दूरी हुई 50 मीटर, क्योंकि वो 50 मीटर चला। और विस्थापन भी 50 मीटर ही हुआ, लेकिन हमें दिशा बतानी होगी 50 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति ए से बी 50 मीटर पूर्व गया और फिर वापस ए पर आ गया। हाँ, ये दिलचस्प स्थिति है। अब बताइए, कुल कितना चला वो व्यक्ति? 50 मीटर जाने का, 50 मीटर आने का, तो कुल 100 मीटर ये दूरी हुई। बिल्कुल सही, दूरी हो गई 100 मीटर। लेकिन अब सोचिए, विस्थापन कितना हुआ? वो शुरू कहाँ से हुआ था? ए से। और खत्म कहाँ हुआ? वापस ए पर। तो शुरुआती और आखिरी बिंदु के बीच सीधी दूरी कितनी है? अरे, वो तो 0 हो गई। एग्जैक्टली। तो इस केस में विस्थापन 0 है, 0, भले ही वो 100 मीटर चला हो। वाह, तो दूरी बस ये बताती है कि कितना चले, लेकिन विस्थापन ये बताता है कि अपनी शुरू की जगह से आखिर में आप कितनी दूर और किस दिशा में है। एकदम। इसीलिए दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, जैसे 100 मीटर। और विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 50 मीटर पूर्व। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नेविगेशन वगैरह में। समझ गई। अब गति होती कैसे है? स्रोत बताते हैं कि गति मुख्य रूप से 2 तरह की हो सकती है, एक समान और असमान। जी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जी। एक समान गति मतलब? बिल्कुल एक सी चाल से एक ही दिशा में चलना। मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय करना, जैसे हर सेकंड में ठीक 5 मीटर चलना। हाँ, और दिशा भी न बदले, जैसे कोई कार सीधी हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर रफ्तार से जा रही है, बिना रुके, बिना धीमे हुए। जो असल जिंदगी में मिलना मुश्किल है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर गतियां असमानी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी कभी तेज कभी धीरे होती है, या फिर बराबर दूरी तय करने में अलग अलग समय लग रहा है। जी हाँ। और स्रोत में एक शब्द और है, मंदन, रिटार्डेशन। ये क्या है? मंदन भी असमान गति का ही एक रूप है। जब वस्तु का वेग, मतलब वेलोसिटी, समय के साथ घटती है तो उसे मंदन कहते हैं। जैसे ब्रेक लगाने पर? बिल्कुल, ये ऋणात्मक त्वरण है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, आपने वेग शब्द इस्तेमाल किया। चाल, स्पीड और वेग, वेलोसिटी, इनमें क्या फर्क है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। स्रोत इसे साफ करते हैं। चाल यानी स्पीड, ये बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है।
मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। सही। इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड ms या किलोमीटर प्रति घंटा kmhr होती है। स्रोत में वो कन्वर्जन फैक्टर भी दिया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5.18 से गुणा करो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18.5 से। जी ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। बिल्कुल। अब जब गति असमान होती है तो हम एक औसत चाल या एवरेज स्पीड निकालते हैं। हाँ, वो कैसे? कुल दूरी बटा कुल समय। जी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्रोत में एक उदाहरण है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है, फिर अगले 2 सेकंड में और 16 मीटर। तो कुल दूरी 16 + 16 32 मीटर और कुल समय 4 + 2 6 सेकंड। हाँ, तो औसत चाल हुई 32/6 यानी 16/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हुई चाल की बात। अब वेग यानी वेलोसिटी में दिशा का फैक्टर जुड़ जाता है। वेग सिर्फ तेजी नहीं बल्कि तेजी के साथ दिशा भी बताता है। अच्छा, तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा? वेग इज इक्वल टू विस्थापन समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, दूरी नहीं। हाँ, यही मुख्य अंतर है। इकाई तो वही है ms, लेकिन चाल अदिश स्केलर और वेग सदिश वेक्टर। अब उस पुराने उदाहरण पे वापस चलते हैं। A से B जाकर वापस A आने वाला, दूरी 100 मीटर थी, मान लेते हैं 60 सेकंड लगे। हाँ, तो औसत चाल हुई 100 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 53 ms। सही। लेकिन विस्थापन तो 0 था। हाँ, तो औसत वेग क्या होगा? 0/60 0। औसत वेग 0 ms। देखा, भले ही आप तेजी से चले हों, पर अगर घूम फिर कर वहीं आ गए तो आपका औसत वेग 0 है। ये वेग की दिशा पर निर्भरता दिखाता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर वेग बदल रहा हो, चाहे उसकी तेजी बदले या दिशा या दोनों, तब क्या होता है? तब त्वरण आता है ना? एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। त्वरण का मतलब ही है वेग में बदलाव की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब प्रति सेकंड वेग कितना बदल रहा है। हाँ, इसका सूत्र है त्वरण इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, a इज इक्वल टू v माइनस u t। और इसकी इकाई? ms², मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी। तो गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाना वो त्वरण है। हाँ, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेग बढ़ रहा है। और ब्रेक लगाना वो भी त्वरण है, लेकिन ऋणात्मक, नेगेटिव, वेग घट रहा है। इसे ही मंदन कहते हैं। लेकिन एक बात आपने पहले कही थी जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। आपने कहा कि अगर कोई चीज गोल घूम रही है एक ही स्पीड से, तो भी त्वरण है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। त्वरण का मतलब सिर्फ स्पीड का बदलना नहीं है। तो फिर वेग में परिमाण, स्पीड और दिशा दोनों होते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज बदल रही है तो वेग बदल रहा है, और वेग बदल रहा है मतलब त्वरण हो रहा है। अच्छा, तो जब कोई चीज गोल घूमती है उसकी स्पीड भले ही ना बदले, लेकिन उसकी दिशा तो हर पल बदल रही है ना। हाँ, वो तो है। दिशा बदली मतलब वेग बदला, वेग बदला मतलब त्वरण हुआ। हम इस पर वृत्तीय गति में और बात करेंगे। ठीक है, स्रोत में त्वरण के कुछ सीधे उदाहरण भी दिए हैं। जी, एक में वस्तु रेस्ट से शुरू होकर 30 सेकंड में 6 ms की वेलोसिटी v = 6 पाती है, तो त्वरण a = 6 - 0 30 = 0.2 ms²। ये पॉजिटिव है। और दूसरे में एक वस्तु 6 ms से चल रही है और 5 सेकंड में धीमी होकर 4 ms पर आ जाती है, तो त्वरण a = 4 - 6 5 = -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव है यानी मंदन। समझ गए। गति को ग्राफ पर भी दिखाते हैं ना, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ्स गति को विजुअली समझने में बहुत मदद करते हैं। कैसे? जैसे दूरी समय ग्राफ का ढलान मतलब स्लोप हमें चाल, स्पीड बताता है। अगर सीधी रेखा है तो ढलान स्थिर है, मतलब चाल स्थिर, एक समान गति। अगर रेखा मुड़ी हुई है तो चाल बदल रही है, असमान गति। अच्छा, और वेग समय ग्राफ? वेग समय ग्राफ का ढलान हमें त्वरण, एक्सेलरेशन बताता है। सीधी ढलान मतलब स्थिर त्वरण। अगर रेखा सीधी और क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल, तो ढलान 0 यानी त्वरण 0, वेग स्थिर है। और कुछ? हाँ, एक और बहुत काम की चीज, वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें उस समय अंतराल में हुए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मान देता है। अरे वाह, ये तो सच में काफी जानकारी देते हैं ग्राफ। बिल्कुल। अच्छा,
स्रोत कुछ समीकरणों का भी जिक्र करते हैं, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये कब काम आते हैं? ये तब काम आते हैं जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो और उसका त्वरण स्थिर हो, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, स्थिर त्वरण वाली सीधी गति के लिए। हाँ, जिसे रुजुरेखीय गति भी कहते हैं। ये 3 मुख्य समीकरण हैं जो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, समय t और विस्थापन s को जोड़ते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है v = u + at। ये वेग और समय के बीच का रिश्ता बताता है। ठीक है। दूसरा s = ut + ½ at²। ये स्थिति, विस्थापन और समय का रिश्ता है। और तीसरा v² = u² + 2as। ये वेग और स्थिति, विस्थापन को जोड़ता है, इसमें समय नहीं आता। अच्छा, तो इन समीकरणों से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ होगी, कब होगी, किस वेग से होगी, अगर त्वरण स्थिर है तो। एकदम सही। ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ये सिर्फ सीधी सड़क पर चलती कार पर ही लगते हैं या नहीं? इनकी खूबी ये है कि ये ऊपर नीचे की गति यानी वर्टिकल मोशन पर भी लागू होते हैं। बस वहां त्वरण a की जगह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण g आ जाता है। ओ, मतलब ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। हाँ, जिसका मान लगभग 9.8 ms² होता है। जब कोई चीज नीचे गिर रही हो मुक्त पतन में, तो हम a = +g लेते हैं, अगर नीचे की दिशा पॉजिटिव माने। और अगर ऊपर फेंकें तो गति ऊपर की ओर है पर गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, तो त्वरण गति के विपरीत हुआ, यानी a = -g। स्रोत में ये भी बताया है कि जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो सबसे ऊंचे पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना? हाँ, एक पल के लिए, फिर वो नीचे आना शुरू करती है। स्रोत में इन समीकरणों का इस्तेमाल करके कुछ उदाहरण भी हल किए गए हैं, जैसे वो ट्रेन वाला उदाहरण। उसमें कैसे इस्तेमाल हुए ये समीकरण? हाँ, उस उदाहरण में ट्रेन रेस्ट से u = 0 शुरू होती है और 5 मिनट यानी 300 सेकंड में 72 km/h यानी 20 मीटर्स/सेकंड की वेलोसिटी v = 20 पाती है। ठीक। तो पहले त्वरण निकालने के लिए पहले समीकरण v = u + at का इस्तेमाल किया। v पता है, u पता है, t पता है, तो a निकल गया। कितना आया था? 115 ms²। जी हाँ। फिर पूछा था कि ट्रेन कितनी दूर चली, s। इसके लिए दूसरे समीकरण s = ut + ½ at² का इस्तेमाल किया। u पता है, t पता है और a अभी निकाला। मान रखने पर s = 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर आ गया। अच्छा, तो पता राशियों से अज्ञात राशि निकाल ली। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण एक कार का था जो पहले से चल रही थी, u नॉन-जीरो था और फिर और तेज हुई, उसमें भी यही समीकरण लगे। तो ये समीकरण वाकई बहुत उपयोगी हैं स्थिर त्वरण वाली सीधी गति के लिए। हाँ। अंत में स्रोत एक और खास तरह की गति की बात करते हैं, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है? ये वो स्थिति है जब कोई वस्तु एक गोल रास्ते पर, एक वृत्त पर स्थिर चाल से घूमती है, कांस्टेंट स्पीड से। जैसे झूले का घूमना या धागे से पत्थर बांधकर घुमाना। बिल्कुल। लेकिन अभी तो हमने तय किया था कि अगर दिशा बदल रही है तो त्वरण होता है। गोल घूमते हुए तो दिशा हर पल बदल रही है, स्पीड भले ही स्थिर हो। शाबाश, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी खास बात है। चाल, स्पीड तो स्थिर है, पर वेग, वेलोसिटी लगातार बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है। और वेग बदल रहा है तो त्वरण हो रहा है। एकदम। इस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, केंद्र की ओर लगने वाला। हाँ, इसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ये त्वरण ही वस्तु को गोल रास्ते पर बनाए रखता है, उसे सीधा भागने नहीं देता। इसका मान v² r होता है, जहां v चाल है और r वृत्त की त्रिज्या। स्रोत में इसका कोई उदाहरण था? हाँ, एक वस्तु 100 मीटर के गोल ट्रैक का एक चक्कर 10 सेकंड में लगाती है, तो उसकी चाल क्या हुई? दूरी समय = 110 = 10 ms। ये चाल स्थिर है। हाँ, पर एक चक्कर पूरा होने पर वो वापस वहीं आ गई जहां से चली थी। तो कुल विस्थापन 0 और औसत वेग वो भी 0। लेकिन क्या त्वरण 0 था? नहीं, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही थी, तो अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा था। ये चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण के बीच का खेल वाकई बड़ा बारीक है ना? तो आज हमने गति की दुनिया में काफी गहराई से गोता लगाया। हमने समझा कि गति सापेक्ष है, दूरी और विस्थापन कैसे अलग हैं, क्यों चाल अदिश है और वेग सदिश, और त्वरण सिर्फ रफ्तार का बढ़ना नहीं, बल्कि वेग में किसी भी तरह का बदलाव है, चाहे रफ्तार बदले
या दिशा या दोनों? हमने सीधी रेखा में स्थिर त्वरण के लिए वो 3 जादुई समीकरण देखे और वृत्तीय गति के पीछे के त्वरण को भी समझा। तो इस सब जानकारी का मतलब क्या है? इसका निचोड़ क्या है हमारे लिए? देखिए, निचोड़ ये है कि भौतिकी के ये बुनियादी सिद्धांत हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने का एक नया नजरिया देते हैं। ये हमें गति को सिर्फ महसूस करने के बजाय उसे नापने, उसका विश्लेषण करने और यहाँ तक कि उसकी भविष्यवाणी करने के काबिल बनाते हैं। चाहे वो सड़क पर चलती कार हो या आसमान में घूमता ग्रह। बिल्कुल, ये सिद्धांत ही आगे की जटिल भौतिकी की नींव हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने अभी बात की सीधी रेखा की गति की या फिर एक समान गोल घूमने की। ये सब तो मतलब आदर्श स्थितियां हैं, थोड़ी सरल। हाँ। पर असल दुनिया में गतियां तो बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। सोचिए, हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता या किसी भीड़ भरे बाजार से निकलता हुआ इंसान, उसका रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है। वहां तो त्वरण और दिशा दोनों ही हर पल बदल रहे होते हैं, शायद बेतरतीब ढंग से। सही कह रही हैं आप। तो ऐसी जटिल, शायद त्रिआयामी 3D गतियों का विश्लेषण कैसे किया जाता होगा, जहां शायद ये सरल समीकरण सीधे सीधे काम ना करें? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद इन सरल मॉडलों को जोड़कर या फिर कैलकुलस जैसी उच्च गणितीय तकनीकों का इस्तेमाल करके इन जटिल गतियों को समझा जाता होगा। ये आगे की खोज का विषय है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।